हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th का यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 का जो लेक्चर नंबर 3 है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए तैयार हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करवाएंगे। और लेक्चर नंबर 3 में हमें, जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ा था, तो इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण जो था वो हम सेकेंड वाले जो लेक्चर थे हमारा उसमें कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। तो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण मीन्स केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी करना है। सो आप लोग रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको जो मैटर के बारे में स्टडी करवाने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण कई बार पढ़ाया गया होगा, लेकिन आज यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ अलग से मैं पढ़ाने वाला हूँ और वो जो अलग से पढ़ाने वाला हूँ वो आपको अभी तक शायद पता नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पे आज हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना चाहिए। सो आज तो यहाँ पे देखिए द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जो द्रव्य होता है, द्रव्य को, ठीक है, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो जो दो उपवर्ग हैं वो है, नंबर 1 है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण, ठीक है। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं और जो मिश्रण होते हैं इनकी भी कैटेगरीज होती है, इनको भी कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। वो दो भाग कौन से हैं? एक है तत्व और एक है यौगिक। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो शुद्ध पदार्थ है वो शुद्ध पदार्थ होता क्या है? तो शुद्ध पदार्थ है जो तत्व होते हैं वही शुद्ध पदार्थ होते हैं, क्योंकि जो तत्व के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो तत्व जो है सिंगल पार्टिकल्स होता है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होगा? जिसमें कोई मिक्सचर ना हो। तो जो तत्व होते हैं, क्या तत्व में कोई मिक्सचर होता है? नहीं होता है। तो तत्व में कोई मिक्सचर नहीं होता, इसलिए तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ और दूसरा हमारा क्या? मिश्रण है। अब शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में, उपवर्गों में कैटेगराइज करेंगे। तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। तो पहला हमारा जो है वो है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं? अब देखिए इसमें हमें क्लियर करना है कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तत्वों को सबसे पहले पढ़ेंगे कि तत्व क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं तत्व क्या होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एलिमेंट, तत्व को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। देखिए सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल ने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया। तो आपको आज ये पता चला होगा कि सर्वप्रथम, ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट बायल ने, देखिए ये जो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बायल, इन्होंने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद में एंटोनी लॉरेंट लेवाइज ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी। अब देखिए यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। सबसे पहला रॉबर्ट बायल और दूसरे हैं एंटोनी लॉरेंट लेवाइज। अब देखिए ध्यान से, यहाँ अगर कोई पूछता सबसे पहले तत्व शब्द नाम किसने दिया, मीन्स तत्व का नाम सबसे पहले किसने दिया, तो आप किसका नाम बताएंगे? इनका नाम बताएंगे, रॉबर्ट बायल का, ठीक है। क्योंकि सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल ने ही 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर कोई पूछता है कि सर्वप्रथम तत्व शब्द की परिभाषा किसने दी,
मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वप्रथम तत्व शब्द की परिभाषा कौन दिया, तो आप क्या बताएंगे? तो आप फिर ये नाम बताएंगे, एंटोनी लॉरेंट लेवाइज। तो एंटोनी लॉरेंट लेवाइज जी जो थे, उन्होंने क्या दिया? सबसे पहले तत्व का डेफिनेशन दिया। तो तत्व की जो परिभाषा इन्होंने दिया, इनके अनुसार कि जो तत्व होते हैं, ठीक है, वो तत्व क्या होते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। देखिए इनके अनुसार क्या हुआ? तत्व पदार्थ का मूल रूप है। इन्होंने क्या बताया कि तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों में भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन आदि। तो देखिए इनका डिफिनेशन क्या था कि तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार का ही मूल कण होता है। मीन्स तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के मूल कणों से बने होते हैं, तो उनको किसी भी रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसे दो भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है, या फिर तत्व में किसी और पदार्थ को मिला के उसे एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक ही प्रकार के मूल कण से बना हुआ है। दूसरी बात, जो तत्व होते हैं, तत्व कभी भी किसी अदर सब्सटेंस को, ठीक है, अपने अंदर मिक्स नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? एक ही प्रकार के मूल कण से बने होते हैं, ये प्योर होते हैं, और जो प्योर होते हैं वही क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि सभी तत्व क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ के अवयव होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि जो हमारा तत्व है वो दो या दो से अधिक भागों में किसी भी भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए मैंने लिखा है सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। अब देखिए मान लीजिए कॉपर है, कॉपर में अगर आप सिल्वर मिलाएंगे तो क्या कॉपर बन जाएगा मिलके? नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या हो गया? वो मिश्रण में चला जाएगा, वो मिक्सचर हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, वो शुद्ध पदार्थ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप गोल्ड में गोल्ड मिलाएंगे तो क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होगा, क्योंकि उसके जो कण हैं क्या है? सेम हैं, सेम पार्टिकल्स मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? गोल्ड ही तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी गोल्ड में, अगर आप मान लीजिए कोई गोल्ड है और उसमें आप सिल्वर डाल दें, तो गोल्ड और सिल्वर मिल के ना तो गोल्ड बनाएगा और ना ही सिल्वर बनाएगा, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी ही अलग हो जाएगी। सो वो क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से किसी भी पदार्थ को, ठीक है, प्योर जब वो होगा तो उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होगी। जैसे सोडियम, सोडियम एक क्या है? तत्व है। क्या सोडियम में कोई और तत्व भी मिला के सोडियम बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग हो जाएगी। ऐसे ही गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है। अब आप सोचिए कि सोना है आपके पास और सोने में थोड़ा सा लोहा मिला दें, तो क्या वो सोना बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो जिस प्रकार से लोहे में सोना मिलाने से सोना नहीं बनता है, उसी प्रकार से किसी भी पार्टिकल्स में, ठीक है, कोई भी तत्व है उसमें कोई अदर पार्टिकल्स अगर हम मिलाते हैं या किसी अन्य तरीके से उसको विभाजित करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। उसमें शुद्ध जो तत्व होते हैं वो शुद्ध पदार्थ के अवयव होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि तत्व क्या होते हैं। तो तत्व जो होता है इसको पुनः 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। तत्व कितने भागों में कैटेगराइज किया गया है? पुनः 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो भाग है वो है धातु, और दूसरा है अधातु, तीसरा है उपधातु। मीन्स हम तत्वों को 3 उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। तो इसके बाद अब इसमें स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आपको हम धातु, अधातु और उपधातु के बारे में क्लियर करवाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि धातु को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया, ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु, 3 भागों में। तो सबसे पहले देखेंगे धातु क्या होता है, ठीक है। तो धातु जो होते हैं, धातुओं में सबसे पहली जो गुण होती है, सबसे पहला गुण, धातु जो होते हैं वो ठोस तत्व होते हैं। धातु क्या होते हैं?
ठोस तत्व होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने राइट भी कर दिया है कि धातु व ठोस तत्व होते हैं जिनमें स्वाभाविक चमक, कठोरता, स्वाभाविक चमक और कामा करके देखिए कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होने का गुण होता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। तो सबसे पहले देखिए कि जो धातु होंगे वो क्या होंगे, ठोस तत्व होंगे। दूसरी बात, इनमें स्वाभाविक चमक होती है। स्वाभाविक चमक मतलब जैसे आप सोना देखिए, सोने को अगर हाथ में लेंगे तो क्या होगा, चमकेगा, ठीक है। चांदी को अगर उठाएंगे तो क्या होगा, चमकेगा। लेकिन अगर लकड़ी को उठाएंगे तो क्या होगा, चमकेगा, नहीं चमकेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें चमक होती है, ठीक है। जो धातु होते हैं उनमें क्या होती है, चमक होती है और उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। मीन्स जैसे ही आप उसको हाथ में लेते हैं आपको वो चमकता हुआ नज़र आ जाता है। दूसरी बात, जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है जिससे मान लीजिए कोई धातु है, ठीक है, कोई भी धातु है जिस पे हम क्या करेंगे, पिटाई करेंगे, ठीक है, उस पर चोट पहुंचाएंगे तो वो क्या होगा, फैल के पतला हो जाएगा। मीन्स वो उसमें फैलाव आ जाएगा, प्रसार हो जाएगा, लेकिन वो टूट के अलग नहीं होगा। इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। मीन्स मैलेबल कहते हैं इंग्लिश में। तो और दूसरा गुण इनमें जो होता है वो होता है कठोरता का गुण। ये हमेशा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसके बाद इसमें विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मीन्स जो धातु होते हैं इनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इनमें विद्युत धारा की प्रवाह बहुत तेज होती है। मीन्स ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इनका जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी के प्रति वो बहुत तेज होती है। इसके बाद ये तन्य होते हैं। धातु जो होते हैं क्या होते हैं, तन्य होते हैं। तन्य का मतलब होता है कि इनसे तार खींचे जा सकते हैं। मीन्स जैसे कापर, कापर से क्या होता है, तार खींचा जाता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से भी तार खींचा जाता है। तो इस प्रकार से जो तन्यता का जो गुण होता है इसका मतलब होता है कि इससे हम तार खींच सकते हैं। मीन्स इसको जितना खींचेंगे उतना पतला बढ़ता हुआ चला जाएगा। मीन्स ये तन्यता का गुण होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या होते हैं, सबसे पहले इनमें स्वाभाविक चमक होता है, कठोरता होता, आघात वर्धनीयता होता, तन्यता होता है तथा ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने लिख दिया है लौह, तांबा, सोना, चांदी आदि। मीन्स लोह, तांबा, सोना, चांदी, जिंक, ठीक है, ये सभी क्या हैं, तत्व हैं। तो इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत तेज होगी। इनमें स्वाभाविक चमक होगा, ये आघात वर्धनीय होंगे और ये तन्य होंगे और इनमें कठोरता का गुण जरूर मिलेगा। और एक्सेप्शन में देखिए यहाँ पे मरकरी है, ठीक है, क्योंकि मरकरी जो धातु है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप एक्सेप्शन के तौर पे समझ लीजिए कि जो मरकरी है Hg, ये चल नहीं रहा है, इसे राइट करते हैं दूसरे मार्कर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मरकरी होता है, मरकरी Hg, ठीक है, को छोड़कर ये आप लिख सकते हैं मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी जो होता है ये भी क्या होता है, धातु होता है, लेकिन ये कैसा धातु होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मीन्स ठोस नहीं होता है। तो आप एक्सेप्शन के तौर पे है मरकरी, इसको आप लिख लीजिएगा मरकरी को छोड़कर। अन्य सभी क्या हैं, ये गुण प्रदर्शित करते हैं। सो इसके बाद देखेंगे अब आधातु क्या होते हैं। देखिए इसका जेस्ट उल्टा होगा, जितनी चीज़ें धातु में हुई हैं उसकी जेस्ट उल्टा इसमें होना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तत्व चमक रहित होते हैं, ठीक है। चमक रहित मतलब इनमें कोई शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, ये कभी चमकते नहीं हैं। दूसरी बात, इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का गुण मतलब ये टूट जाते हैं। मीन्स अगर इन पे जैसे मैंने बताया कि जो धातु होते हैं उनको पिटाई करने पे क्या होता है, चौड़े हो जाते हैं, यानी पतली परत बना लेते हैं। लेकिन इनको अगर पिटाई करेंगे तो क्या होगा, टूट जाएंगे, मीन्स टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इन्हीं में भंगुरता का गुण पाया जाता है, ठीक है। ये विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, जैसा कि अभी आपको तत्व में मैंने बताया कि ये विद्युत और उष्मा के क्या थे, सुचालक थे। लेकिन इसका जेस्ट उल्टा होगा यहाँ, क्योंकि हम लोग नॉन मेटल पढ़ रहे हैं। तो जेस्ट उल्टा में क्या होगा, ये विद्युत तथा उष्मा के क्या हो जाएंगे, कुचालक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कुचालक। अब देखिए जो नॉन मेटल होते हैं इनमें तन्यता का भी गुण नहीं होता है, ठीक है। ये आघात वर्धनीय भी नहीं होते हैं, इनमें विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होती है। तो जेस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। इनमें कोई शाइनिंग सरफेस भी नहीं होती है। अगर इन पे कोई चोट पहुंचा दें तो ये टूट के क्या होते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब ये दिल के टुकड़े टुकड़े करके ये वाला नहीं है, मतलब ये जो हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो तत्व की हम बात कर रहे हैं, ये तत्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, ना कि दिल के टुकड़े टुकड़े करने की। तो जो तत्व की बात कर रहे हैं इनमें जो गुण पाया जाता है तत्व को, अगर हम नॉन मेटल वाले तत्व को चोट पहुंचाएं तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसके टूट जाएगा, ठीक है। इसका देखिए इसमें मैंने बता दिया आपको, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस आदि ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो किसी भी अगर नॉन मेटल को आपको पहचानना है तो आपको उसमें कैटेगरी देखनी है कि उसमें शाइनिंग सरफेस नहीं होगा। दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो, ठीक है। इसके बाद इसमें तन्यता का गुण भी नहीं होगा, ठीक है। ये भंगुर होंगे, ठीक है, क्योंकि चोट पहुंचाने पे टूट जाते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम देखेंगे उपधातु क्या होते हैं, मेटालॉइड। तो देखिए मेटालॉइड क्या होता है, मेटालॉइड मीन्स होता है कि दोनों का मिक्सचर, मीन्स धातु और अधातु दोनों का जो मिक्सचर होगा उसी को हम कहते हैं मेटालॉइड। मीन्स जो धातुओं का भी गुण प्रदर्शित करें और अधातुओं का भी गुण प्रदर्शित करें। तो ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, मीन्स दोनों का गुण धर्म लेके चलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता उपधातु क्या है तो आप क्या बताएंगे कि धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करने वाला तत्व क्या होता है, उपधातु होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लें तो हमने यहाँ पे राइट भी किया है, एंटीमनी और आर्सेनिक। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है ये ऐसे तत्व हैं जो धातु और उपधातु, ठीक है, दोनों की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स धातुओं का भी गुण प्रदर्शित करते हैं और अधातुओं का भी गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, उपधातु कहलाएंगे, मीन्स मेटालॉइड। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक यौगिक, यौगिक के बारे में हम देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यौगिक के बारे में, ठीक है। यौगिक क्या होते हैं, तो यौगिक जो होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिलते हैं, मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। मीन्स यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। मीन्स वो तत्व जो होंगे दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन जो उनका अनुपात होगा वो क्या होगा, एक निश्चित होगा। मीन्स दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। लेकिन उसके जो अनुपात होंगे जो पदार्थ के, वो क्या होंगे, दोनों के क्या होंगे, अनुपात निश्चित होंगे। जैसे जल, तो यहाँ पे जो जल है H2O एक यौगिक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों का रेशियो क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का होगा कितना, 1 होगा, और ऑक्सीजन का 8 होगा। तो यहाँ पे जो निश्चित अनुपात निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1:8 का निकल के आएगा। तो जल का जो निश्चित रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:8 होता है, ठीक है, 1:8। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो हमारा यौगिक होता है इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो ये जो यौगिक है दो भागों में, कौन कौन से दो भाग हैं, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक।
तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, वह यौगिक जो निर्जीव स्रोतों जैसे समुद्री जल, पृथ्वी, पटल, चट्टान आदि से प्राप्त होते हैं अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। मीन्स जो निर्जीव स्रोतों से पैदा होते मतलब प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है। आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि जो निर्जीव स्रोतों से मीन्स स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स से हमें मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं या अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने दे दिया है जल, पोटेशियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल आदि। तो ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं, लिविंग थिंग्स से प्राप्त होते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल, जल, पोटेशियम सल्फेट ये कोई भी लिविंग थिंग से प्राप्त नहीं होता है। मीन्स ये सभी क्या है, निर्जीव से मिलते हैं, हमें निर्जीव स्रोतों से मिलते हैं, जैसे जल, पृथ्वी, पटल, चट्टान आदि ये सब क्या है, निर्जीव हैं। जल, पृथ्वी, चट्टान आदि सभी क्या है, निर्जीव हैं। तो इनके माध्यम से जब हमें मिलते हैं तो क्या कहलाएगा, ये अकार्बनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। इसी प्रकार से सेम देखिए कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं इसे। ये कार्बन के यौगिक हैं, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होते हैं, कार्बन के यौगिक हैं। दूसरी बात, तथा ये जीवोत्पत्ति प्रकृति के होते हैं। मीन्स ये जीवोत्पत्ति प्रकृति के होते हैं। जीवोत्पत्ति मतलब जहाँ पे जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जीवोत्पत्ति प्रकृति के होते हैं। ये मुख्य रूप से जीवित स्रोतों, जंतुओं तथा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया इनऑर्गेनिक में वहाँ क्या था, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिविंग थिंग्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत हम लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स जो है इसके अंतर्गत ये कार्बन के जो यौगिक हैं इनमें जीवोत्पत्ति की प्रकृति होती है तथा ये मुख्य रूप से जीवित स्रोतों, वनस्पतियों और जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे वसा, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये सभी किससे मिलते हैं, हमें जीवों और वनस्पतियों से मिलते हैं। सो इसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिश्रण क्या होता है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमने नोट किया समांगी मिश्रण। तो देखिए समांगी मिश्रण होता क्या है। समांगी मिश्रण को हम इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और इसके बाद विषमांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले देखेंगे मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर अशुद्ध द्रव्य प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मीन्स दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व को हम आपस में मिला दें तो उससे जो अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मीन्स दो या दो से अधिक चीज़ों को जब हम मिक्स करेंगे तो उससे हमें अशुद्ध पदार्थ ही प्राप्त होगा। तो वो जो अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, मिश्रण कहते हैं। तो देखिए मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक साथ मिक्स हो जाते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए कि पानी में मैंने एल्कोहल मिला दिया, तो पानी में एल्कोहल मिलाएंगे तो पानी जैसा रूप हो जाएगा एल्कोहल का। पानी में अगर नमक मिला दें तो क्या हो जाएगा, पानी का जो रूप होगा वो कैसा हो जाएगा, पानी की तरह ही रहेगा, उसमें नमक पूर्ण रूप से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। पानी में चीनी को मिला दें तो क्या होगा, चीनी पूर्ण रूप से घुल जाएगा और वो जल का ही रूप रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब मिश्रण के सभी अवयव या घटक के सभी गुण एक समान होते हैं तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण, एल्कोहल तथा जल का मिश्रण। मीन्स उसमें घटक जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कण हैं वो दिखाई नहीं देने चाहिए, एकदम संपूर्ण। अगर कंप्लीटली वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं उसमें जल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं डिजॉल्व होते हैं तो क्या होगा,
देखिए उसके लिए है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। तो जब मिश्रण के सभी अवयव या घटक का संघटन तथा गुणधर्म एक समान नहीं होता है तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, मिट्टी और धुआं का मिश्रण। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए रेत को पानी में मिला देंगे तो क्या होगा, उसको मिक्स कर लीजिए, फिर उसको क्या कर सकते हैं, रेत से पानी को अलग कर सकते हैं, पानी से रेत को अलग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए धुआं है, धुएं में अगर मिट्टी को फेंक दें, ढेर सारा मिट्टी फेंक दिया जाए धुआं के अंदर, तो क्या होगा, मिट्टी और धुआं क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जो पार्टिकल्स होंगे, इसके जो गुणधर्म होगा उनका वो समान नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर पानी को चीनी के साथ घोल दें तो चीनी जो होगा वो क्या बना देगा, घोल के रस बना देगा, ठीक है। शरबत जो बनेगा वो पानी का रूप ले लेगा। नमक डाल के अगर पानी में घोल दे तो नमक जो होगा वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा, उसके पार्टिकल्स नहीं बचेंगे और वो पानी का रूप ले लेगा। तो इस प्रकार से जो समांगी मिश्रण होंगे उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, पूर्ण रूप से उनके गुण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होंगे, उनके गुण समान नहीं होंगे, उनको अलग अलग देखा जा सकता है। मीन से कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण को हम अलग अलग नहीं कर सकते। एक बार पानी में अगर चीनी को घोल दिया गया तो दोबारा वो अलग नहीं होगा, लेकिन अगर पानी में बालू को घोल दिया गया तो अलग हो जाएगा। तो जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में ऐसे मिल जाते हैं जो एक क्या कर लेते हैं, एक पदार्थ का रूप ले लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और जो अलग अलग दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। मीन्स जिसे हम अलग कर सकते हो कृत्रिम विधियों द्वारा या किसी भी विधि द्वारा तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। और जिसे हम किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते दोबारा तो उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आज हम लोगों ने ये केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट कर लिया है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो हमारा है, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो द्रव्य का जो है गुणधर्म, ठीक है, और उसके मापन के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य का गुणधर्म और मापन क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो क्या होगा, द्रव्य के गुणधर्म पे होगा और इसके मापन के ऊपर होगा। तो अगला टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोग वेट कीजिए, तब तक इस टॉपिक को एकदम क्लियर कर लीजिए। और इस टॉपिक में जो भी चीज़ें आपको अगर समझ में कोई चीज़ें नहीं आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक नोट्स बना डालिए, अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप जिस तरीके से स्कूल में नोट्स लिखाया जाता था उस तरीके से सेम नोट्स आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं मैं प्रत्येक लेक्चर का हमेशा नोट्स देता हूँ, क्योंकि जो नोट्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वो सारी चीज़ें शायद आपको याद ना रह जाएं। मैं तो ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ, आपको यहाँ पे टॉपिक हेडिंग डाला और आया, इधर उधर का लिखा और पढ़ा के निकल लिया। लेकिन क्या होगा, उससे आप उन चीज़ों को उस समय तो आप एब्जॉर्ब करेंगे माइंड में, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक सुंदर सा नोट बनाएंगे तो आपको ये लाइफ टाइम काम करेगा, हमेशा के लिए नोट्स आपके उपयोगी होगा आपके लिए और आप इसको हमेशा पढ़ सकते हैं। तो कभी भी भविष्य में आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उस समय आपको ये नोट्स काम कर सकता है। सो इस टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही बेहतर होने वाली है, क्योंकि इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत हार्ड होने वाला है। सो आप अच्छे तरीके से अभी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और आगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। जय हिंद।